नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। एक बार फिर से द डिजिटल रिपोर्टर की टीम का सफर आ पहुंचा है मुंबई में, जहां से शुरुआत हुई थी पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। अब चूंकि कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं नतीजे जो हैं वो सुबह 8 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले जो है बैलेट पेपर जिन पर वोटिंग हुई है उन बैलेट पेपर की सबसे पहले सुबह 8 बजे काउंटिंग की जाएगी और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे के बाद जो है धीरे धीरे स्थिति तब साफ जो है होना शुरू हो जाएगी जब ईवीएम खुलेंगी और ईवीएम के बाद ये देखा जाएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है। यूं अगर बात की जाए तो 288 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन इस बार दल जो है वो कई ज्यादा हैं। चाहे फिर वो महायुति के गठबंधन की बात हो जिसमें 3 प्रमुख दल हैं, 3 प्रमुख दल महाविकास अघाड़ी में है, उसके अलावा एमएनएस है, एआईएमआईएम है, समाजवादी पार्टी, हालांकि वो हिस्सा है इंडी गठबंधन का, लेकिन उसके बावजूद ये देखना होगा कि आखिरकार कल जब दोपहर तक पूरी स्थिति साफ हो जाएगी कि कितनी सीटों पर कौन सा दल जो है वो यहां पर जीत करके आया है, उसके बाद ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिरकार महाराष्ट्र का मूड इस बार जो था वो किस तरफ था। क्योंकि आपको यह भी बता दें कि अभी जो गठबंधन है, चाहे महायुति गठबंधन हो चाहे महाविकास अघाड़ी गठबंधन हो, अभी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं है कि क्या ये गठबंधन जो आज तो है लेकिन क्या कल देर शाम तक, क्या अगले 24 घंटे तक ये गठबंधन टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा। ये दरअसल इसलिए कहा जा रहा है, राजनीतिक विशेषज्ञों की तरफ से भी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2019 में भी इसी तरीके के समीकरण थे। बीजेपी शिवसेना तब एक साथ लड़ी थी, बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत करके इकलौती सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि गठबंधन में थे, शिवसेना के साथ मिलकर के सरकार बनानी थी, देवेंद्र फडणवीस को अगला सीएम होना था, लेकिन उद्धव ठाकरे की चाह थी कि वो मुख्यमंत्री बन जाए और इसी वजह से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया। पहले जो है ये कहा जाता है कि शरद पवार की तरफ से अजीत पवार को भेजा गया और जाकर के देवेंद्र फडणवीस ने उस समय ओथ ली और उसके कुछ घंटों के अंदर ही वो सरकार गिर गई और उसके बाद उद्धव ठाकरे जो है वो अगले मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। उसके बाद जितने सारे यहाँ पर तमाम सिनेरियो बदले हों बीच में, चाहे शिवसेना के 2 फ्रैक्शन बनना हो, चाहे एनसीपी के 2 फ्रैक्शन बनना हो, इस बार कहीं ना कहीं वोटर्स की अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में वोटर्स में भी एक कंफ्यूजन नजर आई क्योंकि इतने ज्यादा दल हो गए थे। कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर खड़ी है, जो आम जनता है उसको ये भी जानने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नजर आई। जैसा कि कुछ कंफ्यूजन लोकसभा के समय भी थी, जैसे कुछ लोग जा रहे थे वोट करने, उनका कहना था कि यहां पर तो कमल का निशान ही नहीं है, जबकि वहां से हो सकता है कि शिवसेना का कैंडिडेट हो या फिर एनसीपी का कैंडिडेट हो। तो ये भी एक कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं जनता के मन में इस बार भी थी। लेकिन पिछली बार से अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जिस हिसाब से बढ़ा है, 4% वोट बढ़ा है, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, महायुति को भी एक उम्मीद है। सीधे तौर पर जब ये आंकड़े सामने आए थे वोटिंग परसेंटेज के, उसके बाद सबसे पहले हमने देवेंद्र फडणवीस से उस समय बात की थी और देवेंद्र फडणवीस ने उस समय कहा था कि जब भी ऐसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है उसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को और महायुति को होता है। अब देखना होगा कि ये रिजल्ट में कितना ज्यादा परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात यहां पर तय मानी जा रही है कि जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे गठबंधन की अगर बात करें, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं वो सब गठबंधनों के एग्जिट पोल सामने आए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की अगर बात की जाए तो यहां पर सभी, चाहे फिर वो अपोजिशन हो चाहे फिर वो महायुति हो, उनका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल करके सामने आएगी। क्योंकि जिस हिसाब से समीकरण बने हैं, लगभग 150 सीटों पर जो है बीजेपी लड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा सीटों पर जो कांग्रेस लड़ी है वो केवल 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ी है। वहां पर एक हिसाब से देखा जाए तो इक्वल जो है सीट्स का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस में, एनसीपी शरद पवार में और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी में। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि जो शिवसेना यूबीटी है, एग्जिट पोल्स के मुताबिक जो है काफी कम सीटें उसकी यहां पर नजर आ रही हैं और महायुति गठबंधन की अगर बात की तो उसमें एनसीपी की कम सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। क्योंकि इस बार जो ये अस्मिता की लड़ाई है ये केवल महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस भी है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और एनसीपी वर्सेस एनसीपी शरद पवार के बीच में भी इस बार की ये कांटे की टक्कर है। बहरहाल मुंबई में हमारी मौजूदगी है और मुंबई की अगर बात की जाए तो पूरा एपी सेंटर है इस बार के चुनाव का। जहां एक तरफ नागपुर भी एपी सेंटर है तो मुंबई भी बड़ा एपी सेंटर है। इकलौते मुंबई रीजन की अगर बात की तो 36 सीट जो है वो यहां से आती हैं। यहां पर भी कई सारी टफ जो है सीट्स हैं। मानखुर्द की सीट जो है वो काफी टफ है, उसके अलावा वर्ली की सीट है, उसमें त्रिकोणीय इस बार जो है मुकाबला देखने को मिल सकता है। माहिम से खुद राज ठाकरे के बेटे चुनावी मैदान में, तो कई सारे जो यहाँ पर नेता
जो पॉलिटिकल अपनी जो है यहां पर शुरुआत कर रहे हैं उनकी भी दाव जो है वो उनका दाव जो है वो स्टेक पर इस समय लगा हुआ है। उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये भी कहीं ना कहीं कल के नतीजों पर निर्भर करेगा कि आगे जाकर के उनकी पॉलिटिक्स कैसे होगी। और सबसे ज्यादा निगाहें जहां एक तरफ इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज पर होगी, इनके अलावा एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी, वो कितनी सीटें लेकर के आ रही है, कहीं ना कहीं इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई हैं। क्योंकि एक झुकाव जो है एमएनएस का वो देखा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, महायुति की तरफ। और जैसे एग्जिट पोल सामने आए हैं, नेक टू नेक फाइट दिखाई गई है, तो ये भी हो सकता है कि किसी भी गठबंधन को क्लियर मैंडेट ना मिले, अन्य के खाते में, जैसे पिछली बार 28 से 29 सीटें गई थी, अगर वैसा सिनेरियो रिपीट होता है। हालांकि किसी एग्जिट पोल ने जो है 10-15 से ज्यादा सीटें नहीं यहां पर दिखाई हैं अन्य के खाते में, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो यहां पर जरूरत पड़ेगी जो अन्य के यहां पर विधायक जीत करके आएंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। बहरहाल अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब रुझान आना शुरू होंगे। हालांकि रुझान में क्योंकि पोस्टल बैलेट होता है और उसके बाद जैसे हमने हरियाणा में भी देखा था कि सुबह 9 बजे स्थिति कुछ और थी और 10, साढ़े 10 बजते बजते, 11 बजते बजते 12 बजे तक स्थिति बिल्कुल पलट गई थी। बिल्कुल एग्जिट पोल के जितने समीकरण थे वो पलट गए थे और उसके बाद नतीजे जो हैं वो एकदम परिवर्तित होते हुए हरियाणा में नजर आए थे। अब हालांकि हरियाणा की बात यहां पर लगातार की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर को सब भूल जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के एग्जिट पोल हालांकि एक हद तक अगर देखा जाए तो कई मायनों में जो है वो सही साबित हुए थे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र के जो एग्जिट पोल सामने हैं क्या वही रिजल्ट में परिवर्तित होंगे। साथ ही साथ निगाहें महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड पर भी सबकी निगाहें होंगी कि झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। पिछले 5 साल से जेएमएम कांग्रेस की सरकार थी और पिछले 7-8 महीनों में कई सारे समीकरण झारखंड में बदले। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना पड़ा, जेल में इस्तीफा देना पड़ा, चंपई सोरेन को सीएम बनाया गया। फिर चंपई सोरेन से जिस हिसाब से, जैसा चंपई सोरेन का कहना था कि जिस हिसाब से उनके साथ यहां पर बिहेवियर जैसा उनके साथ हुआ, फिर चंपई सोरेन जो है वो जेएमएम का साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में है। और बीजेपी को एक बड़ा फायदा उन सीटों पर होगा क्योंकि पिछली बार वहां पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी उन सीट्स पर जहां पर चंपई सोरेन फैक्टर काम करता है। तो ये बीजेपी के लिए बड़े एसेट साबित होने वाले हैं। उसके अलावा जो उपचुनाव हुआ है, चाहे फिर वो यूपी की 9 विधानसभा सीटें हो, पंजाब की कुछ सीटों पर चुनाव हुआ है, केदारनाथ की सीट पर चुनाव हुआ है, बुधनी जो शिवराज सिंह चौहान की कहा जाता है पेट सीट कहा जाता है क्योंकि अब शिवराज सिंह चौहान जो है वो संसद में आ चुके, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, तो वहां पर भी उपचुनाव हुआ है। वायनाड में उपचुनाव हुआ है, हालांकि वहां से माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो एक अच्छी लीड से वहां पर जीत सकती है क्योंकि राहुल गांधी 2 बार से वहां पर जीतते आए हैं। लेकिन फिर भी लगातार निगाहें बनी रहेंगी कि वोट जो यहां पर चेंज है कि कितने मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार राहुल गांधी को कितना वोट मिला था, प्रियंका गांधी वाड्रा कितना वोट लेकर के आई हैं। लेफ्ट जो है, जो वामपंथी दल है, उन्होंने किस हिसाब से वहां पर चुनाव लड़ा है, वायनाड में किस हिसाब से उनका कैंपेन रहा है, इस पर भी कई सारी चीजें जो है वो निर्भर रहने वाली हैं। क्योंकि आपको बता दें हाल ही में एक वहां पर घटना भी हुई थी, नेचुरल जो है वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, उससे भी जो है लोगों के मन में रोष था। बहरहाल वापिस लौटते हैं महाराष्ट्र पर। तो महाराष्ट्र में जैसा अक्सर कहा जाता है कि विदर्भ रीजन जिसने जीत लिया उसने सरकार बना ली। और इस बार कई सारे ऐसे भी एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि 62 में से 50 सीटें विदर्भ में जो है वो कांग्रेस जीत सकती है। हालांकि अब ये कितना सही होगा, कितना गलत होगा, या फिर केवल अपने जो है यहाँ पर अपने आप को खुश करने के लिए ये सब चीजें कही जा रही हैं, वो देखना होगा। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि चाहे फिर वो विदर्भ रीजन हो, चाहे फिर वो मुंबई रीजन हो, चाहे फिर वो मराठवाड़ा रीजन हो, इस बार का चुनाव अपने में अलग है। हर एक जो भी यहां पर रीजन है वहां से लीड लेकर के आना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले पिछली बार की अगर बात की जैसे एनसीपी सभी सीटों पर अकेले लड़ी थी, अलग लड़ी थी, शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ी थी। इस बार वही शिवसेना के 2 अलग फ्रैक्शन है, एक विपक्ष की तरफ है, एक सत्ता पक्ष के साथ है, सेम चीज शिवसेना के साथ है। इसीलिए इस बार का चुनाव जो है वो अपने में काफी ज्यादा दिलचस्प है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो अब हो चुका है पूरा। बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार, जो कि केवल महाराष्ट्र की जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की जनता ये इंतजार कर रही होगी। और सुबह 8 बजे से ही जो है निगाहें सबकी होंगी कि आखिरकार क्या रुझान आ रहे हैं, क्या नतीजे यहां पर सामने आते हैं। बहरहाल आपको क्या लग रहा है, बस अब कुछ घंटे बाकी हैं, आपका समीकरण क्या कह रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है और किसको कितनी सीटें मिलने वाली हैं, आपका जो अनुमान हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और कल रिजल्ट के एक्यूरेट और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहें द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।